नमस्कार दोस्तों, 12 जून 2025 को एविएशन इंडस्ट्री के इतिहास में एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। एयर इंडिया का फ्लाइट जो कि 242 पैसेंजर के साथ इंक्लूडिंग क्रू मेंबर और आपका पायलट के साथ जा रहा था, क्रैश हुआ। उसमें 241 लोगों के मारे जाने की पुष्टि भी हुई है। साथ में जहां पर वो क्रैश हुआ वहां पर भी काफी लॉस हुआ। एविएशन इंडस्ट्री के इतिहास में ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रैश है, जो किसी फ्लाइट के टेक ऑफ करने के तुरंत बाद इतने कम टाइम में, इतनी कम हाइट में किसी एरोप्लेन का क्रैश होना अपने आप में एक बहुत ही सरप्राइज है। और वो भी उस फ्लाइट का जो कि अपने आप में बोइंग कंपनी का एक बहुत बड़ा फ्लाइट है, जिसकी कैपेबिलिटी बहुत ही अच्छी है। उस फ्लाइट के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको मैं शेयर भी करना चाहूंगा। क्या क्या रीजन हो सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। हर फ्लाइट का जो कि आपका टेक ऑफ करता है, हर फ्लाइट को एक नंबर दिया जाता है। जब भी आप कभी एयरपोर्ट पे जाते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे आपको अपने फ्लाइट का नंबर दिखता है, किस फ्लाइट में आप बैठने वाले हैं आपको पता होता है, आपके बोर्डिंग पास पे वो होता है। एयर इंडिया का 171 आपका ये फ्लाइट था। 230 पैसेंजर्स थे, जिसके साथ आपका 10 क्रू मेंबर थे और 2 आपके पायलट थे। तो इसका मतलब कुल मिलाकर आपके 242 लोग इसमें सवार थे, इंक्लूडिंग क्रू मेंबर और आपका पायलट। यहाँ पे मैं 230 पैसेंजर्स का यदि बात करूं तो इसमें 169 आपका इंडियन थे, 53 आपके ब्रिटिश सिटीजन थे, 7 आपके पुर्तगाल के सिटीजन थे और 1 आपका कनाडा का सिटीजन था। तो किसी भी फ्लाइट को उड़ाने के लिए इसमें कैप्टन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। साथ में कैप्टन होता है, हर फ्लाइट को उड़ाने के लिए एक आपका कैप्टन होता है, एक आपका साथ में फर्स्ट ऑफिसर होता है। कोई लॉन्ग रन का, बहुत ही लॉन्ग रन का 17-18 आवर्स के जो फ्लाइट होते हैं उसमें एक रिजर्व भी हो सकता है। बट यहाँ पे इस फ्लाइट में एक आपका इसकी कमांड जो हाथ में था वो आपका एक बहुत ही अनुभवी पायलट के हाथ में था, जिसका नाम था सुमित सब्रवाल, जो कि मेन कैप्टन थे इसके। उनका एक्सपीरियंस 8200 फ्लाइंग आवर्स का था। ये आपका शेड्यूल था अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इसको जाना था। यूके के अंदर आपका LGW लंदन गेटविक एयरपोर्ट जो है वहां पर इसको फ्लाई करके वहां पर जाना था। इस फ्लाइट को 6800 किलोमीटर का एक डिस्टेंस था, जो कि यहां से इंडिया से आपका यूके का 9 घंटे 45 मिनट अप्रोक्सीमेटली इसको फ्लाई करना था। और इस फ्लाइट ने टेक ऑफ करने के सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये फ्लाइट क्रैश हो गया। तो रनवे से इसने टेक ऑफ किया लगभग 1:38 पे। जब टेक ऑफ करता है तो फ्लाइट का, तो उसके कुछ प्री रिक्वायरमेंट भी होता है कि उसको अपनी कुछ टेस्टिंग करनी है, कुछ चीजें टेस्ट करना है, उसके बाद ATC से बात करना है, क्लियरेंस लेना है। ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें होती है जो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में उसको कंप्लीट करना होता है। जब भी इस फ्लाइट का मैं आपके सामने बात करूं, फ्लाइट AI 171 का जब ये क्रैश हुआ बेसिकली, तो अप्रोक्सीमेटली 625 फीट की हाइट पे आपका था। 625 फीट की हाइट के लिए मैं बात करूं कितना होता है, फ्लाइट के लिए कुछ भी नहीं होता। तो इतनी बड़ी फ्लाइट के लिए इस लो लेवल पे फ्लाइट में कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। देखिए क्या होता है, मैं आपके सामने बात करूं, जब आप एक हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं और मान लीजिए फ्लाइट में कोई प्रॉब्लम आ गया, किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ गया, इंजन फेल हो गया, सिंगल इंजन फेल हो गया, दोनों इंजन फेल हो गए, या कोई और प्रॉब्लम आ गया, तो आपको पता है कि आपकी एक सर्टेन हाइट है। उस हाइट से यदि कोई प्रॉब्लम भी आता है तो नीचे भी फ्लाइट आता है तो उसको डाउन होने में एक टाइम लगेगा। वो एक पायलट के पास एक टाइम होता है कि वो उस टाइम को के अंदर अपने जो भी R&D करना है, जो भी उसने थ्रस्ट देना है इंजन को या कुछ और काम करने, वो कर सकता है। लेकिन 625 फीट की हाइट पे एक पायलट क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। आई थिंक उसके पास टाइम ही नहीं है। आप अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए 60, 62, 65 जो आपके बिल्डिंग्स होती है, मंजिल होती है, लगभग उतनी हाइट पे ये आपका फ्लाइट उस टाइम पे था। तो एक पायलट को मौका नहीं मिल पाता है कभी भी इतनी कम हाइट में, इतनी लो हाइट में, कि वो कुछ कर पाए, वो अपनी तरफ से एफर्ट कर पाए, क्योंकि जब तक वो एफर्ट करेगा तब तक फ्लाइट जो है वो आपका नीचे क्रैश हो जाएगा। और उसी टाइम पे बताते हैं कि पायलट ने एक मेडे कॉल इश्यू किया। अब यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मेडे कॉल क्या होता है। जब भी फ्लाइट आपका चल रहा है और उस केस में कोई प्रॉब्लम आ गया है, पायलट ने अपने सारे एफर्ट कर लिए और पायलट को लग रहा है कि उसकी तरफ से अब जो भी एफर्ट होना था वो सब हो चुका है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, ही इज अबाउट टू क्रैश। जब भी उसको लगता है ही इज अबाउट टू क्रैश, तो वो 3 बार बोलता है मेडे मेडे मेडे। तो इस मेडे का मतलब ये होता है बेसिकली हेल्प मी। 1923 में इस वर्ड को यूज में आया था ये बेसिकली, और आज के टाइम में ये आपका जब भी कोई लाइफ थ्रेटनिंग आपका इमरजेंसी होता है तो उस टर्म में ये यूज किया जाता है। तो इस मेडे का कॉल जो है वो पायलट ने इशू किया है इस केस में। जब भी कोई फ्लाइट बेसिकली उड़ता है तो अपने साथ एक फ्यूल भी लेके उड़ता है, उसमें फ्यूल भी होता है। तो कितना डिस्टेंस उसको कवर करना है, मान लीजिए एक फ्लाइट को इंडिया टू यूके जाना है, मैंने माना कि 9 आवर्स 45 मिनट्स उसको लगना है, तो वो उस पूरे कंप्लीट फ्यूल को साथ में लेके उड़ेगा। थोड़ा बहुत ज्यादा फ्यूल जो है वो साथ में लेके उड़ेगा। हर कंपनी चाहती है कि उसका फ्यूल बड़ा ही लिमिटेड रहे ड्यूरिंग द फ्लाई। क्यों लिमिटेड रहे?
ऐसा नहीं कि एक बार भर लिया और 2-3 बार उसने फ्लाई किया, यहां से यूके भी चला गया, यूके से आगे भी चला गया, ऐसा नहीं होता। जब भी ऐसा होता है कि मान लीजिए आपको फ्लाइट यूके जाना है और बीच में कोई हॉल्ट है, बीच में कोई रुकना है, किसी जगह किसी एयरपोर्ट पे लैंड करना है, वहां से कुछ पैसेंजर लेने फिर आगे जाना है, तो उस केस में हमेशा ऐसे होता है कि आपका फ्लाइट कम से कम फ्यूल लेके चलता है ताकि बीच में जो हॉल्ट है वहां पे दोबारा रिफ्यूलिंग हो पाए। ऐसा क्यों होता है? जितना ज्यादा फ्लाइट में वेट होगा उतना ही आपका डेफिनेट सी बात है कि जो कंपनी है उनको भी लॉस होगा। भाई वेट ज्यादा है तो फ्यूल भी ज्यादा खाएगा। तो अक्सर ऐसा होता है जब हॉल्ट होता है कहीं पे तो रिफ्यूलिंग वहां पे होती है। लेकिन आपको डायरेक्टली इंडिया से यूके ही जा रहे हैं और सिंगल उसमें गो में आपका 9 hours 45 minutes का फ्लाइट है, तो उस केस में रिफ्यूलिंग तो कहीं हो नहीं सकता, तो उसको उतना फ्यूल लेके उड़ना पड़ता है। और इस केस में AI 171 के केस में हमारे इस फ्लाइट में अप्रोक्सीमेटली 1 लाख लीटर के आसपास फ्यूल इसमें था। अब 1 लाख लीटर फ्यूल कैपेसिटी जो होती है बहुत बड़ा होता है कि यदि मान लीजिए फ्लाइट किसी हिल स्टेशन पे क्रैश हुआ है तो बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। यदि कोई सी के अंदर क्रैश हुआ है, समुद्र के अंदर क्रैश हुआ है, तो फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा मौका मिल सकता है कि आप बच पाए। जब भी कहीं फ्लाइट में फ्यूल इतना ज्यादा है, 1 लाख लीटर आपका फ्यूल है, तो डेफिनेट सी बात है फ्यूल इतना ज्यादा है और ये फ्यूल जो होता है ये बेसिकली हाईली इनफ्लेमेबल होता है। तो उस हाईली इनफ्लेमेबल का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही क्रैश हुआ तो टैंक भी फटे या फ्यूल भी आपका गिरा और आग लग गया वहां पे। AI 171 के केस में आपने देखा भी होगा वीडियो की, कंप्लीट पूरा आग का गोला बन गया, वहां पे गुब्बारा बन गया पूरा आग का। जब इतना बड़ा गुब्बारा बनेगा, गोला बनेगा, तो डेफिनेट सी बात है सर्वाइव करने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। फ्लाइट का फ्यूल आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, इसको जेट फ्यूल के नाम से भी जानते हैं। जब भी आप कभी डिस्कशन होता है आपको बता दूं, जेट फ्यूल या एविएशन टरबाइन फ्यूल के नाम से भी इस फ्यूल को जानते हैं। हाईली इनफ्लेमेबल होता है और कैरोसिन बेस्ड होता है, ये मैं आपको बता दूं। तो 1 लाख लीटर तेल होना भी मैं कहूंगा इतने भयानक जो विस्फोट हुआ है उसका एक रीजन ये भी रहा कि इसमें फ्यूल जो है वो फुल टैंक था। आई मीन कैपेसिटी जो थी वो पूरा कंप्लीट यूके तक का था, 9 hours 45 minutes का। तो उसमें एक इतना बड़ा धमाका हुआ कि वहां पे कोई बच नहीं पाया। ऑल्दो इस फ्लाइट में 245 लोग थे, जिसमें से एक पैसेंजर है जिनका नाम विश्वास रमेश है, वो इसमें बच गए हैं। और उनसे पूछा जा रहा है कि भाई कैसे क्या हुआ, बट अभी वो हॉस्पिटल में, तो इतनी इंफॉर्मेशन उनसे मिल नहीं पाई है। अब फ्यूल के बाद में बात करता हूं किसी भी एयरक्राफ्ट की, आपके सामने AI 171 के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। फ्लाइट किस कंपनी का है, देखिए कौन कंपनी उड़ा रहा है, कौन उसको चला रहा है, कौन उसको बेसिकली हैंडल कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन साथ में मैन्युफैक्चरिंग किसका है, मेक किसका है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो फ्लाइट AI 171 जो क्रैश हुआ, इसके बारे में यदि आपको बताऊं तो ये आपका बोइंग कंपनी का, बोइंग एक US बेस्ड कंपनी है, मैं आपको बता दूं, उस कंपनी का आपका फ्लाइट था। और फ्लाइट आपका बोइंग कंपनी का 787 ये आपका फ्लाइट था, एयरक्राफ्ट था। और ड्रीम लाइनर इसको बेसिकली बोला गया था। इंडिया ने 2014 में जनवरी में आई थिंक अप्रोक्सीमेटली इंडिया ने काफी ड्रीम लाइनर बोइंग से लिए थे। उस टाइम एयर इंडिया ने बहुत सारे पूरा फ्लीट जो था वो अपने एयर इंडिया ने अपने उसमें शामिल किया था, उन्हीं में से आपका एक फ्लाइट था। तो अप्रोक्सीमेटली जो ये फ्लाइट था एयर इंडिया 171, ये आपका 11 साल पुराना लगभग था। अब आप ऐसा मानते हैं कि भाई 11 साल तो सर काफी हो गया। जब भी कोई बोइंग के इतने बड़े प्लेन आते हैं, एयरक्राफ्ट आते हैं, तो 11 ईयर्स उसके लिए कुछ भी नहीं होता। इनका टाइमली सर्विस होता है, टाइमली मेंटेनेंस होता है। इसकी जो लाइफ की मैं यदि बात करूं इस तरह के एयरक्राफ्ट की, वो लगभग 40 साल 45 साल के आसपास इसकी लाइफ होती है। और अभी तो इसको 11 साल ही हुए थे, तो ऐसा माना जाता है कि भाई ये अभी एक नया एयरक्राफ्ट था। देखिए एयरक्राफ्ट की जब भी मैं आपके सामने बात करूं तो एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी यहाँ पे बोइंग है, जो बेसिकली एयरक्राफ्ट का डिजाइन बनाती है। बट जो इंजन की बात करते हैं वो बेसिकली यहाँ पे अलग कंपनी बनाती है। ड्रीम लाइनर में रोल्स रॉयस के इंजन जो है वो आपके थे यहाँ पे। रोल्स रॉयस बहुत ही अच्छा ब्रांड है, अच्छे इंजन माने गए हैं। और ऐसा माना जाता है कि इसके इंजन फेल होने का मतलब आई थिंक एक्सट्रीमली रेयर सिचुएशन में इंजन फेल होते हैं। जो आपका बोइंग कंपनी मैं आपको बता दूं 1916 में ये इसको फाउंड किया गया था। इट वाज एक्चुअली फाउंडेड इन 1916 और ये बेसिकली ग्लोबल एरोस्पेस कंपनी है जो क्या डिजाइन करती, क्या बनाती, बेसिकली आपके सामने बता दूं, ये आपके पैसेंजर प्लेन और कार्गो प्लेन बनाती है। कमर्शियल प्लेन्स के अलावा ये बोइंग कंपनी जो है ये डिफेंस प्रोडक्ट भी बनाता है, जिसमें मिलिट्री के एयरक्राफ्ट हो गए, उनके मिसाइल वगैरह हो गए, इनको भी बनाता है बेसिकली। उसके अलावा स्पेस में जो चीजें जाती हैं, तो स्पेस सिस्टम की यदि मैं बात करूं तो स्पेस लॉन्च सिस्टम भी ये कंपनी बनाती है। और उसके अलावा ये आपका स्पेस क्राफ्ट और सैटेलाइट भी बनाता है। जब भी हम बात करते हैं किसी फ्लाइट के बारे में कि फ्लाइट
जब टेक ऑफ करता है और लैंड करता है तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे आता है एटीसी का, विच इज कॉल्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोल। आप इस टावर को देख पा रहे हैं आपके सामने। इस टावर के अंदर आपका एक टीम बैठता है। इस टीम को अंदर से सारा एयरपोर्ट दिखाई दे रहा है। एयरपोर्ट पे मॉनिटरिंग रख सकते हैं, या कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गया फ्लाइट में, इमरजेंसी सिचुएशन के केस में पायलट को बताने की अभी आपको ये कोई टेक्निकल एरर आ गया, उसको कैसे ठीक करना है। तो वो जो चीजें होती है बेसिकली, जो नीचे बैठा हुआ स्टाफ होता है एटीसी, ये एटीसी पूरा गाइड करता है, कम्युनिकेट करता है आपका पायलट से। जो हमारा AI-171 जो क्रैश हुआ है यहाँ पे, किसी भी फ्लाइट का जब वो क्रैश होता है, हर फ्लाइट के अंदर आपका एक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है। आप इस पिक्चर में आपके सामने देख पा रहे हैं, ये आपका फ्लाइट रिकॉर्डर है। ये हर फ्लाइट में मिलेगा। और कहां मिलता है, इसका लोकेशन की यदि मैं बात करूं आपसे, तो हर फ्लाइट का जो टेल होता है वहां पर ये आपका मिलेगा। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर के बीच में क्या बात चल रहा है, एटीसी और कैप्टन के बीच में क्या बात चल रहा है, फ्लाइट के पैरामीटर उस टाइम पे क्या थे, कोई प्रॉब्लम आया तो उस टाइम पे हाइट क्या था, इंजन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं था। ये टेक्निकल चीजें जितनी भी है, जिस तरह का कंप्लीट रिकॉर्ड जो है वो एक तरह से साथ साथ आपका स्टोर होता रहता है। कहां पे, फ्लाइट के रिकॉर्डर में या ब्लैक बॉक्स में आपका स्टोर होता रहता है। इस ब्लैक बॉक्स की हेल्प से ही जो आपकी इन्वेस्टिगेशन टीम होती है, सबसे पहले वो ब्लैक बॉक्स को ढूंढती है। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम पे उस पर काम किया जाता है, उसको रिकवर किया जाता है। और इसकी यदि मैं आपके सामने बात करता हूं तो ये बेसिकली फायर प्रूफ होता है। बहुत ही हाई वाटर प्रेशर को ये झेल सकता है, और उसके अलावा ये हाई स्पीड के क्रैशेज जो होते हैं उनको झेलने की कैपेबिलिटी इसके अंदर होता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो यहाँ पे डेटा होता है वो रिकवर हो जाता है। हमारे इस AI-171 के केस में जो आपका डेटा रिकॉर्डर है वो रिसीव हो गया है बेसिकली, बिकॉज इसका जो टेल था वो आपका एक हाइट पे जो छत था वहीं पे अटक गया था, और वहां से उसको डेटा रिकवर करने के लिए भेज दिया गया है। वहां से पता लगेगा कि जेन्युइन रीजन क्या था। तो उसके कुछ एविएशन एक्सपर्ट मान रहे हैं ऐसा कि भाई दोनों इंजन फेल हो गए होंगे, कुछ ऐसा मानने की भाई दोनों इंजन में बर्ड ने हिट किया होगा उस केस में। लेकिन यदि इंजन दोनों फेल भी होते हैं तो मैं आपको बता दूं, उस केस में यदि फ्लाइट का हाइट कंप्लीट होता है, ऊपर होता है, तो उस केस में पायलट के पास चांसेस होता है कि भाई उस हाइट को ट्रेवल करना है, नीचे आना है, डाउन आना है, तो उसके पास टाइम होता है कि वो इंजन को थ्रस्ट दे पाए, वहां पे और प्रयास कर पाए, एटीसी से बात कर पाए, कोई टेक्निकल एरर है तो उसको ठीक कर पाए, वहां चांस होता है। लेकिन 625 फीट की हाइट पे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो अपना एफर्ट लगा पाए। इंडियन गवर्नमेंट की जो टीम है, चाहे वो एनडीआरएफ है, चाहे वो लोकल पुलिस है, चाहे साथ में आपका इन्होंने आई थिंक बीएसएफ भी लगा रखा है, वो टीम लगातार काम कर रही है, लगातार एफर्ट कर रही है कि भाई कोई ऐसा कोई बच पाए, किसी की जान बच पाए, कहीं कुछ ऐसा है जो हॉस्पिटल में उसको जल्दी से जल्दी भेजा जाए, और पूरा अपना प्रयास कर रही है। एविएशन इंडस्ट्री के इतिहास में इस तरह के मैं कहूँगा इस तरह की घटनाओं से सबक लेने की जरूरत है, और मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग यहाँ पे गए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। धन्यवाद। जय हिंद।